अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 को। या स्टार्ट करने लगे हैं 2.3 को। तो एज यूजुअल क्लास 0 हम अक्सर बना दिया करते हैं। सम टाइम क्या होता है कि 2.3 या 2.2 या 2.1 या कोई भी एक्सरसाइज है उसकी क्लास 0 को हम निगलेक्ट कर देते हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैंने नोट किया कि वो क्लास 0 नहीं देखते, सीधा जंप करते हैं क्वेश्चन 1 पे। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी स्टूडेंट होता तो ऐसा ही करता। बट यहाँ पे एक पॉइंट, एक चीज़ को सीखना ही है, क्यों ना अच्छे से सीखा जाए। तो मैंने एक तो छोटी सी अनाउंसमेंट कर दूं कि हर एक्सरसाइज की, जितनी भी मैथमेटिक्स की फर्स्ट ईयर की हमने अब तक एक्सरसाइजेस कवर अप की हैं, हर एक्सरसाइज की सेपरेट प्लेलिस्ट बना के यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है। वो आप देख सकते हो। और बेटर वे यही है कि आप एक्सरसाइज को प्लेलिस्ट से प्ले किया करो और सारी सीक्वेंस में क्लासेस देखो, ताकि आपको बेटर और अच्छे से समझ आए, ना कि सीधा सीधा क्वेश्चंस कर लिए। बाकी आपकी मर्जी, जैसे आपको ठीक लगे। मेरा काम है सजेशन देना। दूसरी बात, इसकी क्लास 0 ना बाकी क्लास 0 से अ लिटिल बिट डिफरेंट है। बाकी जो एक्सरसाइजेज हैं उनमें जो क्लास 0 होती थी उसका मकसद कुछ यूँ होता है कि जो बेसिक्स हैं वो क्लास 0 में डिस्कस हो जाती हैं और फिर वो सारी की सारी बेसिक्स ऑन द होल ऑफ योर एक्सरसाइज यूज़ होती हैं 2.3 में। जैसे कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज में क्या ये यूज़ होंगी, ये कहना गलत होगा या कुछ क्वेश्चंस में तो यूज़ होंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से है, या ये क्लास इंपॉर्टेंट है। क्लास 0 2.3 की हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस लिहाज से? इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, या एग्जाम में समटाइम क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन टू प्रॉपर्टीज या रिलेटेड टू दिस, या ऑब्जेक्टिव में वो पूछ सकता है कि ये बताओ इसका नाम क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल वो ये लिख दे सिंपल वे में, और सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा हो ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से बताओ नाम क्या। तो जब तक नाम पता ही नहीं होगा, याद ही नहीं होगा, तो कैसे बताएंगे। या वो ये कह दे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे डिफाइन डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनसे हमें नफरत है या बुरी लगती हैं या पसंद नहीं आती हैं, भद्दी लगती हैं, जो मर्जी कह लो, आसान बात यह है कि इन्हें याद करना बेटर रहता है। बाकी आपकी मर्जी। या मैं मर्जी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादातर कहते हैं सर ये बेकार है, ये किसी काम की नहीं है, इसका मज़ा नहीं आता पढ़ने का, बोरियत होती है। मैं एग्री करता हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन आपकी मर्जी है। अगर आप बेकार करार दे देते हो और एग्जाम में आ जाता है, तो आपने किस बिहाफ पे कहा था कि बेकार है? क्योंकि आपके लिए मेन मिशन जो है वो तो एग्जाम क्रैक करना है ना, मार्क्स गेन करना। और मेरा मिशन है मैं मार्क्स गेन करवाऊं प्लस आपको मैथ से सिखाऊं। तो बाकी अप टू यू। अब मैं ज़्यादा बहस नहीं करता, ना ही आपको बोर करता हूं। हम जल्दी से मूव ऑन करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन पे। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक गाइस। स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज को। मैं सिर्फ इनके नेम बोलता जाऊंगा। सिंपल सी बात है, इनकी प्रॉपर्टीज़ के नेम को हमने याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन में वो कह सकता है कि ये प्रॉपर्टीज़ को लेकर ये वाली स्टेटमेंट को सॉल्व करो। 2.3 का क्वेश्चन 1 और 2 कुछ ऐसे ही हैं। तो वो जब करेंगे तो और बेटर आइडिया हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अभी के लिए सिर्फ आइडिया ले लो कि इनको याद कैसे करना है। बड़ा ईजी सा तरीका है, कॉम्यूटेटिव। या हम ये कहेंगे कि ए यूनियन बी, बी यूनियन ए, या ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए। तो दोनों क्योंकि इक्वल करा दिए तो ये कम्यूटेटिव हो गए। बस इसको याद इस तरीके से ही करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, दैट्स इट। कम्यूटेटिव कब आएगा? जब लेंथ ही नहीं होगा, बस सिंपल होगा ए यूनियन बी, बी यूनियन ए, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन है, दैट्स इट। और अगर ब्रैकेट के अंदर बात चली जाए, यानी ए यूनियन, जैसे कि ये, या ए यूनियन बी यूनियन सी, अब और ए यूनियन बी ये पहले आएगा और यूनियन सी, ऐसा कुछ हो जाए कि ब्रैकेट्स आ जाएं जहाँ पे एक वैल्यू बाहर लिखी हो और 2 अंदर लिखे हों, एक ब्रैकेट में और एक बाहर। तो ये एसोसिएटिविटी है। एसोसिएटिविटी कह रहा हूँ, एसोसिएटिव, या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब तीसरी पॉइंट की बात, तीसरी यानी कि कैटेगरी, जिसको मैं ये कैटेगरीज में डिफाइन करता हूँ। जरूरी नहीं कि आप कैटेगरीज इस तरीके से डिफाइन करो, आपकी मर्जी है। बस ये याद करने में आसान रहता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ बताऊँ इस अंदाज में कि आपको याद हो जाए। कम्यूटेटिव कौन सी हैं? जिसमें सिर्फ सिंपल सी 2 बातें आएंगी, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए, इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन है, कम्यूटेटिव हो गई। एसोसिएटिव कौन सी है? जिसमें 2 सेट्स अंदर होंगे और एक बाहर होगा, यानी ए यूनियन बी यूनियन ए यूनियन बी, बी और फिर वो जो सेट है यूनियन सी। इसी तरह इंटरसेक्शन के साथ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और उधर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तीसरी कैटेगरी जिसमें हमारे पास कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि इस साइड पे तो 3 होंगे बट उस साइड पे हमारे पास 4 हो जाएंगे। वो कैसे, मैं समझा देता हूँ। इसको याद कैसे रखना है मैं अपने अंदाज में बता देता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। कि समझ लो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ए यूनियन बी, ठीक है, बीच में आया इंटरसेक्शन। जब मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे ही होता है ना, ओके, एंड ए यूनियन सी, देखो ऐसे ही लिखा है। या इधर क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी, बीच में क्या आया, यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी, देखो ऐसे ही लिखा है। तो इसको याद करना इजी है। जो बीच में लिखा है ना, जैसे कि
यूनियन है तो पहले यूनियन वर्ड आएगा और बाद में इंटरसेक्शन आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिविटी, देखो क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, मैं इस तरीके से याद रखता हूँ। बाकी आपकी मर्जी, वीडियो को पीछे करके ज़रूर देख लेना। आई होप सो कि मैं आपकी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर कर पाऊँगा इनको याद करने में। देखो ये काम करना ही है, वो मुश्किल है थोड़ा सा, और मैं उसमें छोटी सी आपकी हेल्प बन रहा हूँ उसको करने में, उसको याद करने में। करना तो आप नहीं है। ओके, 7 और 8 को मैंने इतना अलग करके क्यों लिखा, यानी कि इनको घर से अलग क्यों किया हुआ है, ये बेगाने क्यों हैं? बेगाने नहीं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। या ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये जो मैं वर्ड अक्सर बोल देता हूँ कि बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये बात सच्ची होती है, या मैं झूठ नहीं बोलता। इसको याद करना सबसे आसान है। अगर मुझे कोई कहे कि सबसे आसान कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं तो डी मॉर्गन्स लॉ। ऑफ कोर्स यू नो दैट कि इसका नाम डी मॉर्गन्स लॉ है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एंड आई नो काफ़ी लोगों को क्या सबको याद होगा तकरीबन, डी मॉर्गन्स लॉ। इसको याद करना आसान कैसे है, पहले तो मैं आपको जुबानी का बताता हूँ कि लिखते कैसे हैं। अगर इस तरफ यूनियन है तो उस तरफ इंटरसेक्शन होगा, चाहे देख लेना। अगर एक तरफ यूनियन है तो दूसरी तरफ क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। आसान हो गया। अगर इधर ऑन द होल पे कॉम्प्लीमेंट है, ऑन द होल पे, तो उधर दोनों पे अलग अलग होगा, चेक कर लो। और इसका ऑपोजिट दूसरा वाला, ये था फर्स्ट वाला डी मॉर्गन लॉ। सेकंड वाला डी मॉर्गन लॉ क्या डिमांड करता है, या अगर इधर इंटरसेक्शन है तो उधर यूनियन होगा, ठीक है, और इधर ऑन द होल पे अगर कॉम्प्लीमेंट है तो उधर अलग अलग पे कॉम्प्लीमेंट होगा। बस हो गए याद। या इट्स क्वाइट इजी लिटरली। ऐसा नहीं कि मैं टीचर हूँ और टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ इट्स क्वाइट इजी। जब मैं स्टूडेंट था, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें जब मैं इस वे में बता देता हूँ तो वो भी कहते हैं सर ये तो वाकई बहुत ईजी है, याद हो गया क्या। अगर इधर ए यूनियन बी है तो उधर ए इंटरसेक्शन बी, यानी इसका ऑपोजिट होगा। अगर इधर ऑन द होल पे कॉम्प्लीमेंट है तो इधर दोनों पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट होगा। इसी तरह अगर इधर ए इंटरसेक्शन भी है तो उधर ए यूनियन बी होगा। अगर इन द ऑन द होल पे इस तरफ कॉम्प्लीमेंट है तो उधर दोनों पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट होगा। आप देख सकते हो कि जुबानी लिखना कितना इजी है। तो इन्हें डी मॉर्गन्स लॉ कहा जाता है। ये भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन की। तो टोटल 8 प्रॉपर्टीज़ हैं। एग्जाम में कौन सी आती है, आई हैव नो आइडिया। मुझे कई दफ़ा स्टूडेंट पूछते हैं सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें। एक छोटी सी लॉजिक है, पंजाब बोर्ड ने, पाकिस्तान बोर्ड ने, एजुकेशन सिस्टम ने आपको एक बुक थमा दी मैथमेटिक्स की, इसी तरह हर सब्जेक्ट की बुक थमा दी और 1 साल का वक्त दे दिया प्रिपरेशन के लिए या ट्रेनिंग के लिए। टीचर्स का काम है, कोचिज़ का काम है आपको ट्रेनिंग देना। टीचर, गुरु, जो मर्ज़ी आप कह लो, वर्ड यूज़ कर लो। हमारा मकसद काम यह है कि हम टीचिंग करें, ट्रेनिंग दें। हम काम अपना कितनी ईमानदारी और मेहनत से करते हैं, इसका जवाब हमने आखिरत में खुदा को देना है कि हम अपना काम कितनी मेहनत और ईमानदारी और कोशिश से कर रहे थे। स्टूडेंट्स के लेवल पे आके उनको बातें समझाने की कोशिश में, जद्दोजहद में पूरे लगे रहते, काफ़ी मेहनत करते आप लोगों पे। आप लोगों ने अपनी मेहनत का जवाब देना है, अपनी कोशिश का जवाब देना है। एग्ज़ाम्स आप लोगों ने देने हैं, तो आपको 1 साल का टाइम दे दिया गया। हमारा काम है आपको प्रिपेयर करवाना, आपका काम है प्रिपेयर करना। तो ये बिल्कुल नहीं मैं बता सकता कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं एक छोटा सा किस्सा सुना देता हूँ, बोर नहीं करूँगा, लेकिन कोशिश करता हूँ एक छोटे से किस्से से आपको ये बात क्लियर कर दूँ कि ये छोटा सा जो किस्सा है ये आपकी प्रॉब्लम को काफ़ी सॉल्व कर देगा। मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन था, मैं नहीं बताऊंगा कौन सी एक्सरसाइज से या कौन से चैप्टर से, बस एक क्वेश्चन था। वो पूरी एक्सरसाइज हमें बताया गया कि ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। पिछले 10 सालों से इस एक्सरसाइज में से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो कॉलेज में कहा कि इस पर क्रॉस लगा दो, मैथ्स की बुक पे हमने क्रॉस लगा दिया। खैर एकेडमी आए तो टीचर बहुत अच्छे थे, अल्लाह का शुक्र है। उन्होंने कहा कि यार मैं करवा देता हूँ, ये सच है कि 10 सालों में अभी आज तक कभी इसमें से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन मैं आपको करवा देता हूँ। तो वो हमें क्वेश्चन की एक्सरसाइज पूरी करवा दी गई। और यूजुअली काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार ये कौन सा क्वेश्चन आना है, छोड़ो इसको, और वो भी क्रॉस कर देते हैं। कॉलेज से क्रॉस हो गया तो पीछे क्या बचा। दोस्त भी कहते हैं यार ये एक्सरसाइज छोड़ो, बाकी सारी बुक को तैयार करो। सारों ने ऐसे ही किया। बीच में 2-4 खड़ूस स्टूडेंट थे कुछ, जिन्हें मैं जानता हूँ, उन्होंने वो एक्सरसाइज भी प्रिपेयर की, बस उनका दिल किया। खैर जब क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आया तो पता चला जी कि 10 सालों में जो नहीं हुआ वो आपके साथ घटने लगा। क्या वो क्वेश्चन आ गया उस एक्सरसाइज में से एक। या अल्लाह का शुक्र है कि वो 3-4 स्टूडेंट जो थे उनमें से एक मैं भी था जिन्होंने वो क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस किया था। खैर वो हुआ, चीटिंग वाला माहौल जो बनता है, पॉसिबल हुआ तो किसी ने कर लिया, किसी के लिए पॉसिबल नहीं हुआ तो नहीं हो पाई। तो जिन्होंने करना था उन्होंने कर लिया। बात सिर्फ इतनी है कि ये कहना कि ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा और ये पेपर में क्वेश्चन ज़रूर आएगा, इट्स 50-50 यार। मैं नहीं कह सकता इसके बारे में कुछ, क्योंकि जो कहा कि नहीं आएगा और आ गया तो भी बुरा लगेगा, और जो कहा कि
आएगा और नहीं आया तो भी बुरा लगेगा। तो एक्चुअल में बात सिर्फ इतनी है कि आप अपने आप को स्किलफुल बनाओ। अगर आपके अंदर स्किल पैदा होगी मैथमेटिक्स की, आप मैथ्स करना सीख गए हो, आपको चीज़ें आ गई हैं, तो अब आपको कोई नहीं रोक सकता है यार। आप कुछ ना कुछ कर लोगे ज़िंदगी में ढंग का। इसकी फ़िक्र ज़्यादा मत किया करो कि क्या हो रहा है लाइफ में, कितने मार्क्स आ रहे हैं, कि थोड़ा बहुत टेंशन लेना ज़रूरी है, चीज़ों को सीरियस लेना ज़रूरी है, लेकिन उन्हें सर पे सवार नहीं करना। अपनी मेहनत पे फोकस ज़रूर करना है कि मैं मेहनत कितनी कर रहा हूँ। उतना फोकस, जितना फोकस हम रिज़ल्ट पे करते हैं ना कि रिज़ल्ट क्या आया है, अगर हम उतना फोकस अपनी मेहनत पे करें तो रिज़ल्ट की फ़िक्र ही ख़त्म हो जाए कि आई डोंट थिंक सो कि रिज़ल्ट क्या आने वाला, आई डोंट वांट टू नो इट अबाउट। मुझे उसके जानने की ज़रूरत नहीं, उस फ़िक्र के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं, रिज़ल्ट क्या आया। रिज़ल्ट जानने की तो ज़रूरत है ना, लेकिन उस फ़िक्र की टेंशन नहीं है मुझे कि मैं वो फ़िक्र में लग जाऊँ कि पता नहीं क्या होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला। मैं अपनी मेहनत, ईमानदारी से मेहनत में अपना काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह जो भी होगा अच्छा होगा। बस आप अपनी कोशिश करते रहो और आई एश्योर यू, इंशाल्लाह जो लोग पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करते हैं उन्हें कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाता है एट द एंड। या तो बस मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से सिखाने की, आप भी कोशिश कीजिए अच्छे से सीखने की। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और याद कर लीजिएगा अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बेहद कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।